जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गुरुकुल में। और आज हम फिर से हिस्ट्री के बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो तुगलक वंश से संबंधित हैं। तो यूनिट जो थर्ड है आपका, पार्ट फर्स्ट जो हिस्ट्री बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट थर्ड है, उसमें जो आपका सिलेबस है वो तुगलक वंश है, तुगलक और लोधी वंश। तो इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वो कवर कर लिया है। और उसके सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाइए और वो सारे वीडियो देखिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आगे बढ़ सके। तो इससे शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ तुगलक वंश से कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि तुगलक वंश किस वंश के बाद आया और इससे पहले किस किस वंशों ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे। तो सबसे पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का वो गुलाम वंश था। उसके बाद जो था वो खिलजी वंश था। पहला जो था वो गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। और इन चारों के बाद जो शुरू हो जाता है आपका मुगल काल। तो जो मुगल काल है आप जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पार्ट 2 है उसमें हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट में हैं, पार्ट फर्स्ट के यूनिट थर्ड में। तो ये चारों वंश, इनका टाइमलाइन भी हम लोग जान लेते हैं कि गुलाम वंश का जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन क्या है। तो इसका टाइमलाइन है 1206 एडी से लेकर, एक मिनट आप थोड़ा आपके सुविधा के लिए, अरे यार हाँ, तो टाइमलाइन हम लोग जान लेते हैं गुलाम वंश का टाइमलाइन क्या है। तो गुलाम वंश, इसका टाइमलाइन है 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश। इसका टाइमलाइन है 1290 से लेके 1320 तक। सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा था वो खिलजियों का रहा था। जो दिल्ली सल्तनत के जो 5 मेन जो वंश थे उनमें सबसे जो छोटा कार्यकाल रहा था वो खिलजियों का रहा था। और सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा था वो तुगलक वंश का रहा था जो खिलजी वंश के बाद आता है। तो तुगलक वंश का टाइमलाइन हम लोग जान लेते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ये तुगलक हमने लिखा है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की आदत नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1320 से 1414 सॉरी। इसके बाद आता है सैयद वंश। ये 1414 से लेकर 1451। इसके बाद जो लास्ट वंश है वो लोधी वंश है। इसका कार्यकाल जो है 1451 से लेकर 1526। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो वंश है उनके कार्यकाल हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोग लाए हैं तुगलक वंश और लोधी वंश के, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो जो गाजी मलिक था वो उसका वास्तविक नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और उसको गाजी मलिक जो नाम था वो गयासुद्दीन बलबन ने दिया था क्योंकि उसने मंगोल के जो उस समय 29 आक्रमण हुए उस आक्रमण को विफल कर दिया गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था वो उसने तुगलक वंश की नींव 1320 ईस्वी में रखी थी। इसका आंसर हो जाएगा तुगलक। आगे बढ़ते हैं।
खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की? तो जो खिलजी वंश का आखिरी शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की और इसने 8 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। गाजी मलिक गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ये नाम था जो था वो गयासुद्दीन तुगलक का था। इसको इसलिए गाजी मलिक कहा जाता है क्योंकि इसने मंगोलों का जो 29 आक्रमण हुआ था भारत पे, उसमें इसने जो मंगोल थे उनके आक्रमण को विफल कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। मंगोल को पराजित करने के कारण किसने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की? तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय ही मंगोल का आक्रमण हुआ था और 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो जो इसका सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक, बाद में जो तुगलक वंश का संस्थापक बना, उसने मंगोलों के आक्रमण से अपनी जो इसकी सल्तनत थी उसको बचाया था, इसीलिए इसको गाजी मलिक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो अभी हमने बताया कि इसने 29 बार जो मंगोल आक्रमण हुए उसको विफल कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 बार। दाग व हुलिया प्रथा के प्रणेता डैश थे लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया। जो दाग प्रथा और वेतन प्रणाली, जो इक़्तिदारी को समाप्त किया और इसने वेतन प्रणाली चालू की, अलाउद्दीन खिलजी था। इसके पहले जो इल्तुतमिश ने चालू किया था कि जो सैनिक वो रखता था उनको ज़मीन का कुछ छोटा भूभाग या बड़ा भूभाग जो उनके पद थे उसके हिसाब से दे दिया करता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासन में आया तो उसने सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ किया और दाग एवं हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की। तो उसने शुरुआत तो कर दी थी लेकिन जो इसको मतलब प्रभावी ढंग से लागू करने वाला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि लागू इसने किया था लेकिन प्रभाव ढंग से इसको शासन में लाया था गयासुद्दीन तुगलक। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो इसका आंसर रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने ही डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का संस्थापक, इसने सिंचाई पे भी काफ़ी काम किया और इसने कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीरे कोही, और इसने ही नहरों एवं कुओं का निर्माण करना अपने शासन में प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस प्रथा को चालू किया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो जो निजामुद्दीन औलिया थे, खुसरो वंश से ही संबंधित थे। तो उस समय जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके दरबार में ये रहा करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक को ये नहीं पसंद थे क्योंकि वो जो इनके आसपास जो लोग बैठते थे वो गयासुद्दीन तुगलक ये सोचता था कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं वो हमेशा मतलब हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये आ रहा था दिल्ली और उससे पहले इन्होंने एक चिट्ठी भेजी अमीर खुसरो को कि जाके जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनको दे दे और लिख दे कि आप हमारे आने से पहले ही दिल्ली छोड़ दो। तो जब चिट्ठी अमीर खुसरो को मिली तो अमीर खुसरो को काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वो भी इन्हीं के भाई थे निजामुद्दीन औलिया को। लेकिन वो चिट्ठी लेकर गए और जब ये चिट्ठी जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई थी, जब उसने पढ़ा तो उसने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब भाई दिल्ली अभी दूर है, मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली से काफ़ी दूर है। और उनकी बात ये सही भी साबित हुई क्योंकि जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसके लिए शाही एक कमरा बनवाया गया उसके विश्राम के लिए जो लकड़ी का बना था। और रास्ते में आंधी तूफान आया और लकड़ी का कमरा गिर गया और उसी लकड़ी के कमरे गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। तो इसका आंसर आएगा यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो ये चेतावनी दी गई थी गयासुद्दीन तुगलक को।
हनु दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ये जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने ये बात कही थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो अभी बताया कि जब वो आ रहा था दिल्ली के लिए, कहीं बाहर गया था वो, जब दिल्ली आ रहा था, प्रस्थान कर रहा था वहाँ से, तो उसके आराम की व्यवस्था के लिए एक लकड़ी का कमरा बनाया गया था, और जब आंधी तूफान आया तो लकड़ी का कमरा उसके ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर आएगा लकड़ी के महल गिरने पर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा, जिसने कई काम किए, कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए, जिसके कारण कई लोग इसको पागल शासक भी कहते हैं, कई लोग इसको बुद्धिमान भी कहते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बना वो मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पे 1325 ईस्वी में बैठा था। इसका आंसर आएगा डी। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। इसके बाद जो तुगलक आया, जो शासक आया, फिरोज शाह तुगलक आया, और आप लोगों ने जौनपुर का नाम सुना होगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने भाई जूना खां के याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आएगा जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में काफ़ी निपुण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक थे मौलाना गयासुद्दीन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो इसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति भी अपनाई। इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तरित किया, और इसकी जो साम्राज्य का विस्तार था वो 23 प्रांतों में इसका साम्राज्य बटा हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 23। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो ये राजधानी बदलने और एक और काम किया था इसने, टंका जो चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का जारी कर दिया। तो ये जो इसके डिसीजन थे, इसी डिसीजन के कारण इसको पागल शासक भी कहा जाता है। तो इसने अपनी दिल्ली जो राजधानी दिल्ली थी उसको देवगिरी शिफ्ट कर दिया, और देवगिरी का नाम इसने बाद में दौलताबाद रख दिया। तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? अभी हमने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की? तो शासन में आया 1325 ईस्वी में इसने सत्ता ग्रहण की, और 1327 ईस्वी में इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट किया। उसके बाद फिर से इसने दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1327। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? तो देखिए, कुछ ने इसको पागल सुल्तान कहा है, कि कुछ ने इसको विद्वान भी कहा, विद्वान शासक कहा है। तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे, एक प्रमुख इतिहासकार थे और लेखक थे, इसके दरबार में रहा करते थे। और इब्न बतूता, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इब्न बतूता जो मोरक्को का एक यात्री था, इसको इसने काजी, दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, इब्न बतूता। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, और ये मोरक्को से आया था। और दिल्ली के काजी पद पर इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। तो पागल शासक इसको कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? तो देखिए, अभी हमने बताया कि कुछ ने इसको पागल शासक कहा है, कुछ ने इसको विद्वान कहा है। तो जो इतिहासकार थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कहा है। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये एक इसका डिसीजन था, जिसके कारण इसकी काफ़ी आलोचना हुई। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने काम किया था।
और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने ही घरों में अब सिक्के बनाने लगे। जो तांबे के बर्तन थे उसको सिक्के के रूप में परिवर्तित कर दिया और जो बाजार का नियंत्रण था वो सब काफ़ी ख़राब हो गया। तो इसका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? उसने चमड़े के प्रतीक की मुद्रा भी चलाई थी, इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। तो इसका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो यही अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो देखिए सारे काम इसके खराब नहीं थे, कुछ अच्छे काम भी इसने किया था। इसने जो सती प्रथा थी उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने रोकने का प्रयास किया। और बाद में आपको सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसमें ईश्वर चंद जो विद्यासागर थे उन्होंने सती प्रथा को मतलब मुख्यतः समाप्त करने का श्रेय जो था उन्हीं को जाता है। लेकिन इसका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने के अंतर्गत दीवाने अमीर कोही किस विभाग की थी? तो इसने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अमीर कोही, और जिसका जो संबंध था वो कृषि विभाग से था। तो इसका आंसर आएगा कृषि विभाग से था और कृषि की उन्नति के लिए इसने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आएगा कृषि की उन्नति। अमीर साधो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर साधो की नियुक्ति किया और इसने अपने भाई को ही इस पद पे बैठाया था प्रथम। मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो ये फिरोज तुगलक वही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी संभालता है और इसने ही जौनपुर का स्थापना की थी जो इसका नाम था जौना खां, इसी के स्मरण में। तो अमीर साधो पे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया कि इसने अपने चचेरे भाई को अमीर साधो की पद पर नियुक्त किया था। इसका आंसर रहेगा अमीर साधो। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए जो आपके सिलेबस में जो मुख्यतः जो क्वेश्चंस आते हैं सेमेस्टर एग्जाम में वो तुगलक वंश से आते हैं। तो हमने लोधी वंश का काफ़ी कम क्वेश्चन रखा है। अगर आप लोग फिर से कहेंगे तो कोई लोधी वंश का अगला जो वीडियो आएगा जो बाबर का आक्रमण और सूफी संतों का जो चैप्टर है तो उसमें हम लोग कुछ लोधी वंश के इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस ला देंगे। तो लोधी वंश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो बहलोल लोधी था उसने लोधी वंश की नींव रखी थी 1414 में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किस पुस्तक में अफगानों को राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? तो जो तारीख़ दाऊदी है उसमें अफगान जो थे उनके राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। राजत्व में समान में प्रथम की नीति किस शासक ने अपनाई? तो जो बहलोल लोधी था इसने सबको समान नज़र से देखा। तो इसका आंसर रहेगा बहलोल लोधी। आगरा नहर की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड सेमेस्टर में दो तीन सेट्स बने थे, सभी सेट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा सिकंदर लोधी। गज सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो गज सिकंदरी की जो शुरुआत थी वो भी सिकंदर लोधी ने की थी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का जो युद्ध था वो 1517 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये हुआ था 1526 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई भारत में और मुगल जो सत्ता था उसका प्रारंभ किया बाबर ने, जो अफगान से आया था, अफगानिस्तान से। तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम लोग कंटेंट में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद अगला वीडियो जो होगा हम लोग का बाबर का आक्रमण एवं सूफी संत पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।